सर्वनाश हुआ, ये आपने ये देखा। और मोहन सिंह ने गद्दी हथियाने के पश्चात मोहन सिंह ने गद्दी हथियाने के पश्चात मोहनचंद नाम से शासन प्रारंभ किया। अब यहाँ पर एक शब्द आया, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। मोहनचंद का पूरा नाम क्या है? मोहन सिंह रौतेला। तो मोहन चंद की जब हम बात करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि ये चंद्रवंश का शासक है। इसने तो गद्दी हथियाने के चक्कर में चंद्र शब्द लगाया, चंद्र नाम से इसने शासन प्रारंभ किया। क्वेश्चन क्या जी पूछा सर। जाएगा? चंद्र नाम से शासन प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था? मोहन चंद। मोहनचंद। मोहन सिंह ठीक रौतेला। है। तो शिरोमणि दास की मृत्यु के पश्चात, शिरोमणि दास कौन था? सर जब हरिराम को हटाया था ना, तो उसकी जगह रखा गया था शिरोमणि दास को, जो काशीपुर और रुद्रपुर के किलों के उसमें, मतलब उनका अधिकारी था ये। इसने क्या किया था? कुछ किया था? जी सर, जो काशीपुर और रुद्रपुर में किले बनाए गए थे, उसमें सैन्य वृद्धि की थी, और सीमा सुरक्षा के और लिए। बस। सर इसे बस सर, इतना ही पढ़ा है एक इसके दो बारे में। क्वेश्चन थी ना, और तो वही वाला मैं आपसे कह रहा था, थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आपको पता होगा जो साल था पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761, तो 1761। नेतृत्व किसने किया था? 4,000 सैनिकों को कौन ले गया था? बीरबल ठीक है। नेगी। कब ले गया? जब ये चार जी हजार सर। सैनिकों की वृद्धि हुई तभी तो ले गया। जी तो सर। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि श्रोमणी दास की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नंद राम तराई का राज्यपाल बना। ठीक है। श्रो नंद 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 राम से पहले काशीपुर का राज्यपाल कौन था तराई भाबर का? सर फिर तो शिरोमणि दास हो गया, और शिरोमणि दास से पहले शिवदेव जोशी हो गया। बिल्कुल सही, मैं यही जानना चाह रहा था। ठीक है। तो ये रहा। और साथ ही जब हमने कहा कि तराई भाबर के क्षेत्र में जब नंद राम तराई का जब राज्यपाल बना तो मोहन चंद्र ने उसे उससे समझौता करने का प्रयास किया है। अब मुझे बता सकते हैं कि मोहन चंद्र ने इससे समझौता जो किया होगा तो इसको तो मार भी सकता था, क्यों नहीं मार पाया? समझौता करना क्यों इसने पसंद किया? सर इसके पास भी तो पावर होगी, तभी तो वो होगा, वहां का राज्यपाल बना होगा। भैया पिताजी बहुत शूरवीर रहे, जो ऐसा नेतृत्व था, तो कहीं ना कहीं इसके पास भी सेना बहुत बड़ी रही होगी, इस पे तो ऐसे हाथ नहीं डाल सकता है, क्योंकि ये भी उस तराई क्षेत्र का क्या था, एक तरीके से राजा था। तो मोहन चंद्र ने उससे समझौता करने का प्रयास किया और नंदना जो नंद राम की कुटिल मस्तिष्क का भी, ये बहुत ज़्यादा का साग दिमाग का था, बहुत ज़्यादा चतुर था, और उसने मनमोहन की बजाय तराई क्षेत्र पर अवध के नवाबों को क्या है आमिल की हैसियत से शासन करना उचित समझा। तो समझ समझ में आया ये हुआ क्या? जी सर। बताओ। सर जब ये मोहनचंद ने शिरोमणि दास के बेटे नंदराम को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की, तो उसने अपनी अक्कल लगाई और उसने क्या किया, जो इसके नीचे जैसे जो अवध के सरदार थे उनके साथ मिलना ज्यादा है वो अच्छा समझा मोहनचंद के साथ मिलने से, क्योंकि उसको पता है मोहनचंद कभी भी पलटी मार सकता है, क्योंकि उसको वो रानी का फेवरेट था, तो उसने रानी की भी हत्या करवाई, वो तो राज का भूखा है। और अगर वो मुस्लिम लोगों से मिलेगा तो उसके पास वो पावर में भी रहेगा, क्योंकि जो तराई का क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है और उस पे ऊपर सभी की नजर है, तो अपने आप को सेफ रखने के लिए उसने पावरफुल के साथ मिलना ज्यादा पसंद किया। तराई भाबर के क्षेत्र में आम के बगीचे किसने लगाए थे बेटा? सर उद्योग चंद ने लगवाए थे। ठीक है, सही कह रही हूँ। तो बेसिकली इन्होंने अवध के नवाबों के आमिल से क्या है शासन करना उचित समझा, कि उससे समझौता करना उचित समझा, अपने अवध के नवाबों के अधीन सुरक्षित, जो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उसके पश्चात इसने रुद्रपुर के गवर्नर की हत्या कर स्वयं को अवध के नवाब के अधीन कुमाऊं के निचले क्षेत्र का अधिपति घोषित किया गया।
क्वेश्चन बनता है कि रुद्रपुर के जो गवर्नर हैं उसकी हत्या किसने कराई? सर ये कंफ्यूजन हो गया मुझे, नंदराम ने करवाई? नहीं। हाँ हाँ, सॉरी। जो मोहनचंद ने? ये जो नंदराम ने क्या करा, क्योंकि जो अवध का जो गवर्नर थी, तो गवर्नर था उसकी हत्या इसने करा दी। और जब इसकी हत्या नंदराम ने जब कराई, तो ये अपने आप को क्या समझने लगा कि ये जो स्वयं को क्या अवध के नवाब के अधीन ये समझने लगा, और कुमाऊं के निचले का जो क्षेत्र था, ये जो कुमाऊं का जो तराई वाला जो क्षेत्र है, इसको अधिपत्य घोषित कर दिया कि इसके अधीन ये घोषित हो गया। और कालांतर में अगर हम देखें, जब ब्रिटिशरों का आगमन होता है तराई भाबर के क्षेत्र में, तो ये क्षेत्र क्या होता है, ये यहाँ पर क्या होता है, ये आधिकारिक तौर पर अधिपति अवध का नवाब ये बना दिया बेसिकली। अगर कहें जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिशरों के क्षेत्र के अधीन ही आ गया। ब्रिटिशर बहुत जो उस समय कहाँ तलवार और तीरबाजियों से लड़ने के लिए, वो तो असला बारूद के साथ तो इसीलिए जितने भी भारत में जो ब्रिटिशर इतना ज़्यादा फल फूले कैसे, क्योंकि हम लोग तो तीर बंदूक पत्थरों से युद्ध करने वाले, तो वो तो सीधे गोली मारने वाले। तो बेसिकली इसीलिए इनका सत्ता पूरे इतने सालों तक रही, 100 इतने 600 सालों तक ये शासन कर बैठे। तो बेसिकली अगर हम देखें, तो ये जब इसको ब्रिटिशरों के आधिपत्य है, उसके अधिकार के क्षेत्र की अगर हम कहें, तो तराई का क्षेत्र है कि आधिकारिक तौर पे आधिपत्य का नवाब को ये बना बना रखा था। तो बेसिकली इसका भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशों का हाथ इसके ऊपर था। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस अवध की तराई का यह क्षेत्र चोर डाकू लुटेरों और अपराधियों और भगोड़ों और शरणागत ये बन गया था। आपने देखा होगा, आपने जब हल्द्वानी से नीचे जाते हैं, अगर आप लोगों ने जो भी इधर गए होगा तराई भाबर के क्षेत्र में अगर आप जाते हो, तो ये वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर चोरी चकारी लूट पाट बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप आई थिंक अगर देखोगे, राज्य उत्तराखंड राज्य बनने के गठन के पश्चात भी अगर हम देखें 2010 से पूर्व भी बहुत ढेर सारी यहाँ पर लूट पाट होती रहती थी। हमने तो इवन हमने ये भी देखा है, मैंने अपने समय में ये भी देखा था, पेपर में ये पढ़ा था कि एक बारात काशीपुर से जा रही थी, तो इस क्षेत्र में क्या हुआ था, रेलवे फाटक के पास इस तरफ से क्या होता है, यहाँ पर जो लुटेरे थे उन्होंने क्या करे, रोड पर जाम कर दिया। तो अचानक जो रेलवे ट्रैक से या जंगलों की तरफ से लोग आए, जो डाकू वाकू थे, उन्होंने क्या करा, दुल्हन के कपड़े फाड़ फूड़ के उसके जितने भी गहने थे उसको लूट लूट के ले गए थे। और उसमें दुल्हन ने तो सारे चीज़ें अपने दे दी। और वहाँ पर जो ड्राइवर था, ड्राइवर को गोली मारकर उन्होंने नहर में फेंक दिया। और साथ ही जो उसका जो हस्बैंड था, वो जो दूल्हा था, दूल्हा थोड़ा अकड़ने लग गया, तो उससे कहा कि भैया तू सारी चीज़ें मुझे दे दे। तो वो नहीं दे रहा था। उसने कहा कि उसको उसकी जो वेडिंग रिंग थी वो मांग रहे थे, तो उसने नहीं दी। उसने कहा कि ये मैं इसे नहीं दे सकता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, उसकी वो उंगली ही काट दी। तो वो सारी चीज़ें उस समय घटनाक्रम घटा था, तो बहुत ज़्यादा ये हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो क्षेत्र था, बहुत ज़्यादा डांको चोरी चकारी, कहते हैं कि रात में भी इस क्षेत्र से निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है। एक वाकया मेरे सामने खुद ही ये घटा था। मैं अपनी साली की शादी में जा रहा था रुद्रपुर को। तो ये टाटा जंगल बीच में पड़ता है। तो मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा था, तो कार लेके जा रहा था। तो मुझे रात हो गई थी हल्द्वानी से ही। तो हल्द्वानी से जब रात हुई, तो ये टाटा जंगल की तरफ ये, तो एक कार हमारे पीछे, मुझे कम से कम 20 किलोमीटर से वो मुझे मेरे को फॉलो करते हुए आ रही थी। बहुत ही ज़्यादा इतनी ज़्यादा वो रात हो गई थी कि मैं उसको पास लूँ तो वो पास ना दे, और मेरे से आगे बढ़े तो फिर वो हो। तो इस तरीके से वहाँ पर एक पुलिस थाना था, मैं पुलिस थाने पे रुका। तो कहीं ऐसी डर जैसा लगता है। तो कहीं ना कहीं ये अनुभव मैंने भी किया है कि यहाँ पर डाकू हो गए, लुटेरे हो गए, अपराधी हो गए, भगौड़े हो गए, जितने भी शरणागत लोग होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बांग्लादेश से आए लोग या फिर कहीं अन्य क्षेत्रों से आए ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ पर लूटपाट करते हैं। और कानून व्यवस्था ना होने के कारण कहीं ना कहीं ये वाला जो क्षेत्र है बहुत ही ज़्यादा सशक्त क्षेत्र है, बहुत ही ज़्यादा डरावना क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में कृषकों ने भी आत्महत्या
आत्म सुरक्षा के लिए हथियार उठाने पसंद करें यहाँ पर, और इस प्रकार इस क्षेत्र में लड़ाकू कृषक और संस्कृति को विकसित किया है। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र इसलिए भी हुआ क्योंकि आत्मरक्षा किसे पसंद नहीं है, कौन नहीं जीना चाहता आज की डेट में। अगर आपको अपनी आत्म सुरक्षा करनी है तो कहीं ना कहीं आत्म सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हथियार उठाना पड़ेगा नहीं उठाना पड़ेगा। तो जी कई सर। दफे ऐसा भी होता है, आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई हस्बैंड और वाइफ, कोई भी अगर ऐसा होता है, कोई हस्बैंड क्या होता है बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आता है या उस पे अपनी वाइफ पे बहुत ज़्यादा मारता है, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, महिला भी एक समय तक अपने पति को मार खाती रहती है, फिर एक समय ऐसा आ जाता है जब वो अति हो जाती है, तो वो क्या होता है फिर उस पर भी वो हाथ उठाना शुरू करती है, तो कहीं ना कहीं वो हथियार उठाती है, तो उसको भी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा आपस में हो जाता है, होता है नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो कि हर व्यक्ति अपने आत्म सुरक्षा के लिए तो कहीं ना कहीं वो लड़ाकू बन जाता है। तो यही चीजें आपके सामने रखी। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि मोहन सिंह के अधीन कुमाऊं रियासत का क्षेत्र अपने मूल रूप में आधा हो गया था। देखिए मोहन सिंह की अगर हम बात करें तो यहाँ नीचे जो कौन था, नंदराम ने कौन सा क्षेत्र हथिया लिया था, पूरा ये वाला अवध का वाला जो तराई तराई क्षेत्र है, उसने क्षेत्र। पूरा कर लिया था। तो आधा से आधा जो मोहन सिंह है उसके तो क्षेत्र आधा हो गया, हुआ नहीं हुआ, आधा क्षेत्र में इसका स्वरूप मूल रूप से आधा हो जी गया। सर, जी सर। इससे तराई का जो उपजाऊ वाला जो क्षेत्र है पूर्ण तरह से अलग हो गया। क्यों अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीजें रणनीति चीजें हुई। क्योंकि यहाँ पर जो जो नंदराम था इसको किसका संरक्षण प्राप्त था, अवध के अवधों नवाब का, और का। साथ ही ब्रिटिशरों का भी। कहीं ना कहीं ब्रिटिशों का आगमन हो गया तो ब्रिटिशरों का भी कहीं ना कहीं से षड्यंत्र, कहीं ना कहीं आधिपत्य स्थापित था। तो षड्यंत्र से जब हम अगर बात करें कि षड्यंत्र से प्राप्त जो मोहन सिंह थे, मोहन सिंह का शासन भी अधिक समय तक नहीं चलने वाला था, क्योंकि दीपचंद के परिवारजन, और साथ ही अगर हम बात करें क्योंकि दीपचंद की तो हत्या हो गई थी, क्योंकि दीपचंद के परिवारजनों किसी को शुभचंद्रकों ने क्या करा, गढ़ नरेश को इस स्थिति के बारे में इस स्थिति से उन्हें बाहर निकालने का आमंत्रण दिया कि भैया, जो भी उसके शुभचिंतक थे कि गण नरेश को इस स्थिति से अवगत कराया होगा, कि उसे ये आग्रह करा होगा कि यार हमें यहाँ से बाहर निकालने का हमें आमंत्रण उनको दिया कि बाहर निकाल दीजिए। तो धोती के तात्कालीन उस समय कौन थे, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धोती के चंद्रवंश का जब अंतिम दौर चल रहा था तो उस समय धोती के शासक कौन थे, पृथ्वीपति पृथ्वीपति। थे। तो पृथ्वीपत सर। पृथ्वीपति भी कुमाऊं की इस स्थिति से नाखुश थे। तो क्योंकि कुमाऊं में जो जिस तरीके से चीजें चल रही थी, आपको पता होगा कि धोती के बीच भी युद्ध रहा, कई बार धोती को हराया, कभी धोती ने भी उसको समर्थन करा, चंद्रवंश के तमाम चीजें हमने पढ़ी थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भैया ये जो स्थिति दूर से जब ये धोती के जो नरेश थे, जो पृथ्वी पद थे, तो इन्होंने क्या करता, कुमाऊं की स्थिति से नाखुश थे, इनकी स्थिति जितनी डामाडोल होगी, तो इन्होंने क्या करा, जो गढ़ नरेश थे ललित शाह से प्रेमपति कुमार कुमारिया कुमारिया के नेतृत्व में लोहाड़गढ़ में से क्या के एक सेना भेजी। किसने भेजी, लोहाड़ लोहागढ़ में एक सेना किसके नेतृत्व में भेजी गई, क्वेश्चन बना। प्रेमपति कुमारिया के देखिए, नेतृत्व में। गढ़ नरेश ललित शाह ने लोहाड़गढ़ में किसके नेतृत्व में सेना भेजी, प्रेमपति तो ये कुमारिया। याद रख लीजिए थोड़ा सा, ये याद रखिए, प्रेमपति कुमारिया के नेतृत्व में लोहागढ़ में क्या होती है एक सेना भेजी, किसके कहने पर भेजी, ये किसके नेतृत्व में भेजी, इसके नेतृत्व में भी गढ़ नरेश ललित शाह ने ये भेजी। और मोहन चंद्र का पूरा नाम क्या है, सर मोहन सिंह हाँ, रोतेला। तो मोहनचंद के नेतृत्व में कुमायूं की सेना ने 1779 में बग्वाली पोखर नामक स्थान पर गढ़ सेना का सामना किया। अब जो ये बग्वाली पोखर नामक जो स्थान है ना, ये किस जनपद में आता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, बताइएगा कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, काशीपुर और उधम सिंह नगर, ये रुद्रपुर, किस, सर अल्मोड़ा। अल्मोड़ा कहाँ पर, कौन अल्मोड़ा तो आता है कौन से ब्लॉक के अंतर्गत आता है ये?
रानीखेत में पड़ता है सर, बगवाली रानीखेत कौन से ब्लॉक के अंतर्गत पोखर। आता है? सर ब्लॉक तो नहीं पता कल सर, हमने लेकिन रानीखेत के अंदर कल हमने पड़ता है। बोला था कि हमने कल ये बताएगी मुझे, इंदु जी आप बताओ, कि हमने ये कहा था कि जो बिनसर महादेव का मंदिर को किसने स्थापित किया था? सर शिवदेव जोशी श्रीदेव ने। जोशी ने किया था। तो ये मैंने कल कहा था, ये किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? ये कल इस पे चर्चा करी थी मैंने, बताओ। ताड़खेत बिल्कुल ब्लॉक, सही, अल्मोड़ा बिल्कुल का। सही। तो ताड़ीखेत ब्लॉक है, और शांति, ये रानीखेत भी ताड़ीखेत ब्लॉक के अंतर्गत आता है। जो बगवाली पोखर है, ये आपके दोराहाट ब्लॉक के अंतर्गत आता है, क्योंकि पूर्वी पश्चिमी नायार ये वाला क्षेत्र इसी के अंतर्गत आ जाता है, तराई ये। तो यहाँ पर बगवाली पोखर में प्रति वर्ष जो भैया दूज होता है ना, ना क्या होता है वो, भैया दूज कब होता है आपके दिवाली के? भैया हाँ, दूज, दूज दूज दूज। का जो त्योहार होता है, जो दीपावली के पश्चात होता है ना, तो उस समय यहाँ पर ये मेला लगता है इस क्षेत्र में। ठीक है, भैया दूज के वक्त लगने वाला मेला किस स्थान पर लगता है? कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ये लिखोगे कि बगवाली पोखर नामक स्थान पर ये लगता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मार्मिक प्रश्न है, और ये अत्यंत पूछा जाता है, कई दफ़े ऐसे जो क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि कुमायूं की सेना ने 1789 में क्या हुआ था, बगवाली पोखर नामक पर किसके साथ युद्ध करा था? सर इसके साथ प्रेमपति कुमारिया, ललित शाही बोल लो। हाँ, तो इसके साथ क्या हुआ था, ये युद्ध करा। तो ये युद्ध हुआ, और इसने गढ़ सेना का सामना किया, तो थोड़े से प्रतिरोध के बाद क्या हुआ, मोहन सिंह भाग खड़ा हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहन सिंह किस युद्ध के दौरान भाग खड़ा हुआ, किस? सर बगवाली पोखर। तो ठीक है, किस स्थान से भाग खड़ा हुआ, ये क्वेश्चन पूछे थे। बगवाली पोखर नामक स्थान से मोहन सिंह गढ़ सेना के प्रतिरोध के सामने टिक नहीं पाया और वहां से भाग खड़ा हुआ। ये तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मानता था, इसने तो चंद्रवंश का, आधे से आधे वंश का पूरा ही नाश कर दिया था। तो उसने रामपुर के पठान नवाब फैजुल्ला खां की शरण ली। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहन सिंह भागकर किसके शरण में पहुंचा? नवाब फैजुल्ला खान। मोहनचंद किसके शरण में भागा? यहाँ पर तो मैंने कहा सिंह भागा था, मोहन सिंह भागा था, मैं मोहनचंद की बात कर रहा हूँ। तो मोहनचंद किसके शरण में भागा? सर वो भी नवाब बिल्कुल फैजुल्ला सही। खान। तो बस एक सिंह हटा दो, चंद लगा दो, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो वो चंद्रवंश का सम्राट बन बैठा चंद लगाकर। ठीक है, तो इसीलिए इसके नाम में थोड़ा सा विविधता देखने को मिली हमें। तो उसने रामचंद्र, जो रामपुर के जो नवाब थे, उनके शरण में ये जा बैठा, और कुमाऊं पर गढ़ नरेश का क्या हो गया, अधिकार हो गया। अब कहाँ हो गया कुमाऊं? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुमाऊं पर गढ़ नरेश का अधिकार किस वर्ष हुआ? 1779 ललित सत्रह शाह सौ का। उनासी में इसका क्या हो गया था, यहाँ अधिकार हो गया। उस समय राजा कौन था? सर ललित शाह थे। ललित शाह था। ललित शाह के समय में ये तमाम चीजें घटनाक्रम घटा था। अब ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया, पूरा कुमाऊं में चंद्रवंश का खात्मा हो गया। तो अगर देखा जाए, अब गढ़वाल के अधीन राज्य के रूप में कुमाऊं, यहाँ पर क्या हुआ, अब ये बताओ, यहाँ पर तक हमने क्या देखा, तो पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब जो कुमाऊं की अगर हम बात करें, तो कुमाऊं में किसका अधिकार स्थापित हो गया? ललित शाह का, गढ़वाल के अधीन हो गढ़ नरेश गया। का। अब जो हमारा अगला टॉपिक जो चल रहा है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, तो अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है, मैं बीच बीच में आप लोगों से क्वेश्चन भी करूंगा कि अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है, गढ़वाल के अधीन राज्य के रूप में कुमाऊं, कि गढ़वाल के अंतर्गत आप किसका, गढ़वाल के अधीन क्या हो गया, आपका कुमाऊं हो गया। अब इस रूप में हम जानेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें घटनाक्रम रहा, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रही, तो इस पे भी हम वो करेंगे। तो साल आता है 1779 में, जिसमें गढ़वाल के अधीन जो गढ़ नरेश ललित शाह थे, जब इसके अधीन जब ये कुमाऊं हुआ, तो गढ़ राज्य का अधीन जब ये हुआ, तो ये पूरा गणराज्य बन गया। पूरा कुमाऊं भी क्या बन गया, पूरा गणराज्य के रूप में बन गया।
और उसमें गढ़ नरेश के रूप में जो स्थापित थे, ललित शाह को कुमाऊं की गद्दी के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला। किसके लिए नहीं मिला? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ललित शाह के लिए, कुमाऊं के लिए कोई व्यक्ति विशेष उपलब्ध मिला, तो उसमें कोई नहीं मिला। तो उन्होंने हर्षदेव जोशी को कैद से विमुक्त किया। अब देखिए कौन व्यक्ति था ये, हर्षदेव जोशी कौन था? सर कुमाऊं का चाणक्य और इन्हीं ने तो बुलाया था वहां पे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जितने भी बच्चे जो, तुम लोग सबको पहाड़ी आती है? सर मुझे नहीं आती। पहाड़ी नहीं आती है? चल यार, कभी कभी मैं पहाड़ी में भी पढ़ा दूंगा। पहाड़ी में पढ़ाऊंगा तो और भी अच्छा लगेगा। तुम्हें नहीं आती तो वो डिस्टर्ब हो जाओगे। सर मुझे नहीं आती हाँ पर। हाँ, पता है मुझे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये गद्दी में बैठा। अगर देखिए, अगर आप देखो ना, एक चीज़ है, थोड़ा सा मैं क्लास को 2 मिनट के लिए एक बात कहना चाहूँगा। अगर देखो ना, पूरे यूट्यूब में देखोगे तो अभी तक हर कोई क्या करता है, हिंदी में ही पढ़ा रहा है। तो हमारे जो मातृभाषा, हमने NEP 2020 जो पढ़ी थी, वो कहता है कि हमें अपनी मातृभाषा को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो अपनी कुमाऊँ भाषा में अगर पढ़ाया जाए तो मुझे लगता है कि वो बहुत शानदार तरीके से बच्चों को जल्दी याद होगा। होगा नहीं होगा? जी सर। कुमाऊनी तो हमें आती नहीं। मेरा, हाँ ये भी सही है। अब यहाँ पर दुविधा होगी ना, ना कुमाऊनी गढ़वालों को आती है, गढ़वाली है ना कुमाऊँ वालों को आती है। ठीक है, तो इसी बड़े बीच का ही रास्ता वो पकड़ा है। तो हम कोशिश करूंगा, मैं एक ऐसी क्लासे लूंगा बाद में। कुमाऊँ की कौन है, ये मनीषा है ना, ममता जी तुम हो ना? जी तो सर। कभी हम पहाड़ी में लेंगे, देखेंगे कैसा रहता है। ठीक है, चलिए। हमने कहा कि सर मैं भी समझ है, जाती हूँ। सर मैं भी समझ जाती हूँ कुमाऊनी। अच्छा विद्या जी, तुम तो ऑलराउंडर हो। खैर तुमसे क्या कहें, तुम्हें आप तो पंजाबी भी आती होगी, सब कुछ आती होगी, है नहीं? अब देखिए, हमने कहा कि क्वेश्चन बना कि जो हर्षदेव जोशी को उसकी कैद से विमुख करने वाला व्यक्ति कौन था? ललित शाह। किसके द्वारा हर्षदेव जोशी को कैद किया गया था? मोहनचंद कैद के कब किया द्वारा। गया था? सर ये तो शायद हम्म, पता नहीं सर, डेट तो बताई नहीं आपने। देखिए अब तो यही है पता कि फ्री कब हुआ था, तो 1779 में हुआ था। यहाँ पर थी, कहीं पर ही था कि उसको किस वर्ष ये हत्या कर दी थी, तो उसको भी क्या कर दिया था, षड्यंत्र ये खुल गया था। तो ये यहाँ पर डेट नहीं है ना। हाँ, ये रहा। नहीं नहीं, ये नहीं रहा, वो डेट का भी पता नहीं है क्योंकि उसमें भी दुविधा है। चलिए, तो बेसिकली ये देखिए कि इसको जब कैद किया गया था, उसके बाद उसको छुड़ाने वाला ललित शाह था। ठीक है, क्योंकि ये हर्षदेव जोशी को क्यों छुड़ाया गया था? सर सर क्योंकि हाँ हाँ, बताओ, आवाज नहीं है। क्योंकि सर ये जो कुमाऊं की राजगद्दी है उसका वफादार था, और वो जो शिवदेव जोशी के मतलब बेटे थे, और इनको मोहनचंद के द्वारा ही तो कैद किया गया था। हाँ, तो इसको क्या किया गया? तो मोहनचंद किसके शरण में चला गया था? सर आपने क्या बोला, दोबारा बोलेंगे? मोहनचंद किसके शरण में चला गया था, किसके शरण में गया हो? सर नवाब फैजुल्ला खान के शरण में चला गया था। हाँ, सही कहा। तो उसकी शरण में लिया और कुमाऊं का ये क्या, वो गढ़ नरेश अधिपति बन गए। तो हमने कहा कि हर्षदेव जोशी को जब इसने कैद से विमुक्त करा, तो हर्षदेव जोशी की सलाह पर उसने अपने पुत्र प्रद्युमन चंद्र नाम से शासक घोषित किया। अब ये देखिए, प्रद्युमन शाह के बारे में हम बात करते हैं ना, प्रद्युमन शाह का आपने पढ़ा होगा गढ़वाल में। तो जो ये ललित शाह था, ललित जी शाह सर। ललित शाह का जो पुत्र था वो कौन था? प्रद्युमन शाह। तो प्रद्युमन शाह को गद्दी में बैठने का जो सलाह किस व्यक्ति विशेष द्वारा दी गई?
सर हर्षदेव हर्षदेव जोशी। क्योंकि हर्षदेव जोशी भी अपने पिता की तरफ बहुत ज़्यादा क्या था, चतुर था। और ये दो अपने पिताजी का भी बाप निकला, क्योंकि इसके पिताजी बेस्ट थे, ये उतना बेस्ट नहीं रहा, क्योंकि इसके कूटनीतियाँ बहुत ज़्यादा, इसकी सत्ता प्रेमी ये था। तो इस वजह से हम आगे इसको देखेंगे। तो जब ये कैद से विमुख कर दिया तो कहीं ना कहीं ललित शाह का इसके ऊपर उपकार हुआ। तो इसने क्या करा कि इसको ललित देव जोशी जो सॉरी ललित शाह को हर्षदेव ने क्या कहा कि भैया आप ऐसा करिए, आप अपने पुत्र को कुमाऊं का क्या बना दिए, गद्दी का वारिस घोषित कर देते। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्रद्युमन था, प्रद्युमन के पीछे से आप चंद्र शब्द लगा दीजिए, और ये क्या कहलाया गया, पी प्रद्युमन चंद्र कहलाया गया, और इस नाम से इसको शासक घोषित किया गया। साल था आपका 1779 में, 79 से लेकर 86 के बीच तक इसने शासन किया। क्वेश्चन बना पूछा जाएगा कि 1779 से 1786 के बीच कुमाऊं पर किसका आधिपत्य रहा। प्रद्युमन चंद प्रद्युमन का। चंद का रहा। और इस काल में शासन प्रबंधन किसके हाथ में चली गई, हर्षदेव अब जोशी। ऊपर किसके हाथ में रही, ऊपर तो दीपक चंद था, उसको दीपचंद कहते हैं। तो दीपचंद को राजत्व बना था, और पूरी बागडोर किसके हाथ में थी, शिवदेव जोशी के हाथ और में थी। कल्याण चंद्र ने जब जिस प्रकार से अभी की परिस्थिति थी तो उसको क्या बनाया था, अपने पुत्र को क्या करा, गद्दी में बैठाया, और अपने पुत्र का संरक्षक हाँ बना उसको दिया बना था। दिया। तो वो पूरा बागडोर किसके हाथ में दे दी। तो शिवदेव यहाँ पर भी जोशी के। वही चीज हो रही है, देखिए। तो प्रद्युमन चंद्र नामक व्यक्ति को जो शहजादा था, इसको घोषित किया गया, और इसने कितने साल शासन किया, 7 साल के आसपास इसने क्या करा, आप 7 साल। को शासन करा। तो 1786 तक इसने शासन करा। तो ये कुमाऊं पर शासन करा, और इसी के उपरांत अगर हम देखें तो पूरा प्रबंधन, शासन व्यवस्था सारी जो हर्षदेव के हाथों पर चले गई, और हर्षदेव ने जयानंद और गंगाधर जोशी की सहायता से निरंकुश शासन किया। अब देखिए, अब ये भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचने लगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले तो कैद था, अब जी ये सर। क्या करा, ये भी कहीं ना कहीं प्रलोभन में आ रहा है धीरे धीरे। तो इसने क्या करा, हर्षदेव जोशी ने जयानंद और साथ ही गंगाधर जोशी की सहायता से निरंकुश शासन किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर्षदेव जोशी ने निरंकुश शासन किसकी सहायता से किया। सर गंगाधर और जयानंद की सहायता से। तो इनकी सहायता से क्या करा था, शासन करा, कुमाऊं पर बिल्कुल सही शासन कहा किया। आपने, ठीक है। और प्रशासन पर अपना दृढ़ नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से हर्षदेव जोशी ने महत्वपूर्ण पदों पर अपनी जाति के लोगों को क्या करा, नियुक्त करा। अब ये देखिए, हमने पूर्व में आपसे मैंने क्या कहा, ये व्यक्ति बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था, कहा था नहीं। ये सिर्फ जी ये सर। जी व्यक्ति सर। क्या था, अपने प्रजाति को बहुत ऊपर उठाने के लिए भरसक प्रयास करता था। और साथ ही अगर हम मैं आपको ये भी अवगत करा दूं, जब हम गोरखा शासनकाल पढ़ेंगे, जब ये गोरखाओं का आमंत्रण करता है, तो जब ये गोरखाओं को कहता है कि बार बहादुर चंद को, जो ये थापा को कहता है कि आप क्या करो, गढ़, अब ये तुमने तो कुमाऊं जीत लिया बाबा, अब आप क्या करो, गढ़वाल की तरफ भी, गढ़वाल को भी फतह कर लो। और इसका मनसा क्या थी, ये गढ़वाल को जाते, गढ़वाल में राज करते, और मैं यहाँ का क्या करता, कुमाऊं का क्या बनता, मैं कुमाऊं पे राज राजपाट करता। करता। कुमाऊं पे राज हाँ, करता। तो प्रशासन पर इसने क्या करा। अब किसी भी शासन की बागडोर उसकी प्रशासन ही तो होती ना। अगर राज्य की बागडोर किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में है, वो भी प्रशासन जैसी चीज है, तो पूरा राज्य में उसका ही नियंत्रण होगा। तो स्थापित जब नियंत्रण स्थापित करा, तो उसके उद्देश्य से हर्षदेव जोशी ने क्या करा, राज्य में जितने भी बड़े बड़े ओहदे होते थे, सारे ही अपनी जाति के लोगों को वहां पर क्या करा, तू मेरे काक छे, तू मेरे बाप छे, मेरे तू ये छे वो छे, कब ना लोगों को क्या करा, अपने बड़े बड़े पदों पर इसने नियुक्त कर दिया। और इस प्रकार से प्रशासन पर जोशी जाति का क्या हो गया, प्रभुत्व स्थापित हो गया नहीं हो गया। जी सर। तो आज यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से जैसे अगर हम देखें उत्तराखंड की राजनीति में एक जाति बहुत ही ज़्यादा शासन करती है,
जो रावत पर क्या था, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरक सिंह रावत और हरीश रावत, हरीश रावत। रावत ही रावत। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में राजनीति गलियारों में, अगर कहें राजनीति सत्ता में, किसका वर्चस्व रहा? रावत। रावतों का। तो जब कोई व्यक्ति विशेष की जाति उच्च पदों पर बैठेगी तो यही चीज हो जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए दो पल के लिए इंदु जी आप किसी उच्च पदों पर बैठ गई जहाँ पर आपको ये अधिकार दिए जाते हैं कि आप कई ऐसे 100 लोगों को नियुक्त कर सकती हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगी? तो आप भी सर योग्यता के आधार पर। योग्यता के आधार पर, तो वहां पर अभी यहाँ पर आप कह रही हैं, मगर वहां पर क्या करो? ओ चाची, अपने लड़के को भेज दे, तेरा लड़का क्या कर रहा है? ओ फूफा जी, तेरे लड़का क्या कर रहा है? ओ मासी, क्या कर रहा है, उसको भेज दे। तो बेसिकली ये चीजें होती हैं। तुम ना करते हुए भी तुम उस समय ये भाव आ जाते हैं। मगर देव जो जो कौन था वो, शिवदेव जोशी जैसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, होते नहीं। अब इसने क्या करा, तो जी सर, शिवदेव जी जोशी सर। के बाद भी तो बहुत ढेर सारे प्रशासन की पूरी बागडोर थे, उसने तो राज्य की दशा ही चेंज कर दी थी। और जो राज्य बहुत विकट स्थिति से गुजर रहा था, तो उसने उस स्थिति को बेहतर बनाया। और उसने तो यहाँ तक कि अपने पुत्र को राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर भी नहीं बैठाया, जबकि इसी का ही ये पुत्र था। तो अपने भतीजे को भी नहीं बैठाया, और जब भतीजे को नहीं बैठाया तो भतीजे ने भी प्रतिशोध करना शुरू करा। तो भतीजे का जो षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र को किसके द्वारा रोका गया था? रोहेला सरदार था सर, हाफिज ने हाफिज। रोका। उसके क्या कराया? समझौता कराया, कराया ना। तो यहाँ पर इसका पुत्र, इसके जी पुत्र सर। ने क्या करा? अपने ही जाति के जितने भी लोग थे उनको क्या करा, रिश्तेदार, ये इसकी जाति के लोग भी नहीं थे, ये इसके सारे रिश्तेदार थे। कोई चाचा था, कोई भतीजा था, कोई ताऊ था, कोई मामा था, कोई मामेरी थी, कुछ कुछ था, जो भी ये थे उनको सभी को, ये लोगों को नियुक्त करा। और इस प्रकार प्रशासन पर जोशी जाति का प्रभुत्व स्थापित हुआ, जो कि गोरखा आधिपत्य तक निरंतर बनना रहा। अब देखिए, ये गोरखाओं का आगमन कब हुआ था बेटा? सर 1790। और हम 1790 से कितने पीछे हैं बताओ? अभी तो सर 86 तक पहुंचे हैं, 4 साल पीछे हैं। तो 4 साल अगर हम पीछे हैं, तो ये लेके चलिए कि कहीं ना कहीं जब गोरखाओं का आधिपत्य कुमाऊं में हो गया, तो उस उपरांत भी ये उच्च पदों पे बने रहा। तो ये बड़ा कुमाऊं के इतिहास में यह काल जोशी काल के नाम से जाना गया। कभी ये भी रहा कि अन्य जाति के काल के नाम से भी काल जाने लगे, उत्तराखंड का काल? बताइए। नहीं सर, अभी तो इतना बड़ा उसमें नहीं है। जैसे यहाँ पर आर्या काल हो गया, सावन काल हो गया, नौटियाल काल तो नहीं आया। किरण, इंदु किरण, आगे क्या? राणा सर, राणाओं राणा। का भी ज्यादा काल नहीं आया, ना भोज का आया काल। ना सर, बहुत राज भारत में तो ठीक है। है। तो तुम महाराणा प्रताप के वंशज हो फिर, हैं? सर मायके से तो जैसे आप राजाओं की कहानी पढ़ाते हो ना, तो हम सिपहिया ये है, सांप। तो राजाओं के सिपाही अच्छा, थे। ठीक है, तुम भी वफादार रहे जी हो सर, कांगड़ा। राजाओं के। सर हमारे गांव में पूरे ही लोग ना पहले राजाओं के पास थे, फिर ब्रिटिश आर्मी में थे, अब इंडियन आर्मी में है। चलिए, आपने वो परंपरा बरकरार रखी है, ठीक है ना। तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में वह कौन सी जाति है जिसके नाम से काल को संबोधित किया जाता है? जोशी। जोशी काल से नाम जाना जाता है। ये देखिए, जोशी काल के नाम से जाना जाता है, तो जोशी काल को लाने का श्रेय किसे जाता है? सर हर्षदेव जोशी को। ठीक है। तो यद्यपि इसमें से भी एक राज्य निर्माण और एक कूटनीति में भी शिवदेव जोशी को छू भी नहीं पाया। मैंने कहा ना, क्या ये कोई भी बाप होता है, बाप हमेशा क्या चाहता है कि मेरा पुत्र
मेरे से 2 कदम आगे रहे। रहता है ना, कहता है नहीं कहता है। जी सर, तो जी सर। ये अपने बाप को कहीं तक, इसने तो अपने बाप के जो चीजें थी उसको भी कहीं ना कहीं धूमिल कर दिया। तो कहते हैं कि यद्यपि इसमें भी राज्य निर्माण और कूटनीति में शिवदेव जोशी को भी छू नहीं पाया, क्योंकि इसके पिताजी किस तरीके के आचरण वाला था, किस तरह का उसका व्यक्तित्व था, किस तरीके से समाज के प्रति निष्ठावान था। ईमानदार थे। हम्म, ईमानदार थे निष्पक्ष थे। और क्या था, एक धार्मिक प्रवृत्ति का भी व्यक्ति था। ठीक है ना। तो ये इस तरीके का जी सर, व्यक्ति था। तो जी सर। बेटा उसका उलट था। ठीक है ना। तो बेटा उलट था। तो अगर बेशक अगर माने, क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवदेव जोशी के कितने पुत्र थे। सर 2। वो तो मार दिए गए थे। फिर दो एक को तो इसने निकाल ही दिया था, जय किशन को, वो बाद में मारा गया, तो 4 पुत्र हो गए सर, हर्षदेव जोशी तो बचा। याद रखिए, तो 3 पुत्र मर गए तो एक ये हो गया। तो याद रखिएगा, इस तरीके से 2 पुत्र की मृत्यु हो गई थी, और ये था जो जिसको कैद कर लिया गया था। ठीक है। तो ये अपने पिताजी को कहीं तक से भी छू नहीं पाए, और गढ़ नरेश ललित शाह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र जो पुत्र था, जो ज्येष्ठ पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र जयकृत शाह की श्रीनगर। हाँ, जयकृत तो शाह। जयकृत शाह श्रीनगर की ताजपोशी उसकी हुई। ठीक है। अब क्वेश्चन बनेगा, देखिए हम सिलसिलेवार तरीके से जब हम राजाओं को पढ़ते हैं ना, तो वो हमें पूरी तरीके से याद हो जाए। जैसे हम अगर कहें मुगल काल के राजाओं का अगर आप क्रम देखोगे, तो मुगल काल का पहला राजा कौन था? हैं? सर बाबर। बाबर था, हुमायूं था, फिर बाबर। अकबर, फिर जहांगीर, अकबर। फिर शाहजहाँ, फिर अकबर, फिर शाहजहाँ। शाहजहाँ जहांगीर का पुत्र शाहजहाँ। शाहजहाँ के पुत्र कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब। औरंगजेब के पश्चात पूरा क्या हुआ था, ये जो मुगल काल था, मुगलों के काल के अंत, अगर मुगलों के साथ ही मुगल काल का शुरुआत हुई और मुगलों के साथ उसका अंत हो गया था। तो बेसिकली ही ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि जिसी प्रकार से अगर हम कहें, अगर कुमाऊं के राजाओं के बारे में बता सकते हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं, कुछ कंटिन्यू बता सकते हैं यहाँ तक, कितने राजाओं के नाम याद हैं इंदू जी जिन्हें हमने पढ़े? हाँ जी सर, सोमचंद था, सोमचंद के सोमचंद के पहले, बाद सुनो सुनो आतमचंद था, सुनो, एक मिनट आतमचंद एक के मिनट। बाद सोमचंद से पूर्व कौन था? सर ब्रह्मदेव तो थे। वो तो उसमें आ हाँ, गए थे ना, कटूरी वाले तो ब्रह्मदेव। संस्थापक के रूप में उसके तो वही थे ना, अगर हम देखा जाए तो वास्तविक संस्थापक के रूप में तो वही थे। नहीं सर, तो सोमचंद बोलेंगे ना, सोमचंद बोलेंगे, ब्रह्मदेव तो हाँ, कत्यूरियों तो वाला था अपने ना। पुत्री की विवाह किसने किया था, किसके साथ किया था? ब्रह्मदेव हाँ ने तो, किया था हाँ तो सोमचंद के साथ। ब्रह्मदेव कहलाया जाएगा। ठीक है। नींव जो जिन्होंने जी नींव सर। रखी थी वो कौन थे? नींव रखने वाला तो था संस्थापक, ये था। जैसे हम कहते हैं कि मुगल काल के संस्थापक कौन थे, और उसकी बाबर। नींव किसने रखी? बाबर नहीं रखी सर। इसकी जो नींव रखी थी उसके जो पुत्र था हुमायूं, उसने रखी थी। ठीक है। हाँ। हुमायूं। अच्छा अच्छा, बाबर तो लड़ाई करने आया था, ठीक बाबर सर, का ठीक। जीवन पूरा किसमें बीता? युद्ध लड़ाई के में। मैदान पे ही रहा वो, और उसके पुत्र ने ये तमाम जी सर, चीजें, जी तो सर। वह इसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ था। ठीक है, बताइए अब। तो सर फिर ब्रह्मदेव, सोमचंद, सोमचंद के बाद आतमचंद थे, आतमचंद के बाद पूरणचंद थे, पूरणचंद के बाद इंद्रचंद थे, और इंद्रचंद के बाद हमने पढ़े थे शायद भारती, नहीं नहीं नहीं, ज्ञानचंद पढ़े थे सर। ज्ञानचंद के बाद शायद भारती पढ़े थे। भारती चंद के बाद हमने पढ़ा है, सर अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लग पड़ा, बाज बहादुर। हाँ जी। और बाज बहादुर के बाद शायद हमारे पास आए उद्योगचंद, उद्योगचंद के बाद ज्ञानचंद, ज्ञानचंद के बाद आया है हमारे पास ये देवीचंद, देवीचंद के बाद आ गया दीपचंद। अजीत, अजीत का नाम तो नहीं लेंगे ना सर? लेंगे। नहीं ले सकते हो वैसे। अजीत चंद भी तो आया था सर, अजीत चंद, अजीत चंद के बाद आया बालो कल्याण, बालो कल्याण के बाद फिर कल्याण चंद आए हैं, और कल्याण चंद के बाद फिर हम पहुंच गए इनके पास, जो अभी पढ़ रहे थे सर, शिवदेव जोशी और ये सब, दीपचंद।
हाँ, कल्याणचंद के बाद दीपचंद, दीपचंद के बाद शिवदेव जोशी संरक्षक के रूप में ही रहे हैं। फिर सर मोहनचंद, मोहनचंद के बाद फिर प्रद्युमन चंद आए हैं, फिर मोहनचंद आया और फिर महेंद्र चंद आया। तो बेसिकली हमने इन चीज़ों पे हमने चर्चा करी थी। तो बेसिकली जब हम डीपली पढ़ते हैं तो यही चीज़ें होती हैं कि हमें ये चीज़ें आएंगी। अगर मैं यहाँ पर अन्य बच्चों से पूछूंगा तो मुझे नहीं लगता कि वो गिना पाएंगे। क्या ममता गिना सकती हैं? सर मैं उस हिसाब से सर मेरा, क्योंकि सर जो मैंने पहले पढ़ा है ना उस हिसाब से बता सकती हूँ, लेकिन सर मेरे को 2 ही दिन हुए हैं आपकी क्लास पढ़े हुए, और आपका जो आप जो पढ़ा रहे हो ना सर, वो मैं पहली बार ही पढ़ रही हूँ। चलिए, जो जितना हमने पढ़ा था, कितने राजाओं के बारे में हमने चर्चा कर ली, बताइए। सर जहाँ से मैंने पढ़ा है वहां से मैं बता बताओ फिर। सकती हूँ। हाँ सर, सबसे पहले हमने पढ़ा क्या कहते हैं, सोमचंद्र को। सोमचंद्र को। सोमचंद्र को? सर आवाज आ रही हाँ, है? सोमचंद्र कौन था? तुम्हारी माइक से आवाज एकदम फट 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 करके वो मेरे कानों में चुभती है। वो एकदम सभी को ऐसा हो रहा है या मेरे को ही ऐसा हो रहा है? सर सभी को हो रहा है। सर हो रहा टा हाँ, टा टा करके की हो रहा है, आवाज तो आ रही रहने दो अभी। सर अभी हाँ, भी? तुम्हारे वो हमेशा तुम जब भी बात करते हो वो तमाम चीजें। मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ ना। सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी चलिए, ना। कोई नहीं, चलिए। सर मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। तो फर 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 पर हवा चलने की आवाज आ रही है, तुम मुझे वैसे बता दो, मैं तुमसे वैसे कॉल करके पूछ लूंगा। चलिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कहाँ गया रे? देखो, हमने कहा कि ये तमाम चीज़ें हुई। ताजपोशी किसकी हुई? उसके पुत्र ललित शाह का पुत्र, जब उसकी ललित शाह की मृत्यु हुई तो उसका पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? जयकृत शाह था। तो वो श्रीनगर में उसकी ताजपोशी हुई है, और उसने अपने छोटे भाई प्रद्युमन को गणराज्य की श्रेष्ठता स्वीकार करने के लिए कहा, किंतु प्रद्युमन चंद ने सलाहकार। आपको याद है इंदु जी, हमने जब ये कहा था कि ये जी हमने सर। पूर्व में पढ़े थे, याद है आपको, जब हमने परमार वंश पढ़े थे? जी सर, पढ़े थे, आपने पढ़ाया था कि ललित शाह की 2 बीवियां हम्म। थी, तो दोनों के 2-2 बेटे थे और दोनों में ही ये था कि मेरा बेटा राजा बनेगा मेरा। तो फिर इसने अपना राज्य विस्तार किया था। तो जब इसमें कुमाऊं को जीता तो प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद बना के कुमाऊं की गद्दी पे बिठाया था और जयकृत शाह को गढ़वाल की गद्दी तो पे। बाद में बहुत दो भाइयों के बीच भी तनातनी हुई, युद्ध हुआ, है नहीं? तो जी बड़े सर। भाई, छोटे भाई कुमाऊं कुमाऊं का जो ये था, प्रद्युमन शाह ने कई दफे उसको हराया। फिर प्रद्युमन शाह भी कहाँ, गढ़ नरेश भी बना, है ना? बड़ा ही रोचक कहानी। जी सर से सारा पढ़ लिया हमने था सारा हमने। ये पढ़ लिया था, तो बहुत रोचक कहानी के तौर पे हमने पढ़ा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं गढ़वाल के अधीन कुमाऊं। तो बेसिकली ये यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि गढ़वाल के अधीन हमने कुमाऊं की कहा। कुमाऊं में गढ़वाल के ऐसे कौन से शासक रहे जिनका कुमाऊं में अधिकार रहा। तो बेसिकली हम ये पढ़ चुके हैं। तो उनके ये कहता है कि प्रद्युमन चंद ने अपने सलाहकारों के कहने पर बड़े भाई के प्रति अज्ञाता व्यक्त करी, और राज्य की ओर से उत्पन्न इस खतरे को बचाने के लिए हर्षदेव जोशी ने नवाज फौदुल्ला फैजुल्ला खां की कूटनीति के संबंध में क्या कर रहा है, ये स्थापित करा, और संघर्ष के लिए कहीं ना कहीं आमंत्रित करे। कहीं ना कहीं इसमें ये तमाम चीज़ें रहा। और जो ये नवाब के संरक्षण में जो रह रहा था, मोहन चंद्र की ओर से कोई खतरा उत्पन्न न हो सके, तो ये तमाम चीज़ें हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें हुई थी। तो ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो ये कहते हैं कि जब ये संघर्ष हो रहा था, तो जब उसमें नवाब के संरक्षण में कौन था? मोहनचंद था। मोहनचंद की ओर से उसमें किसी भी प्रकार का खतरा जैसे उत्पन्न नहीं हो रहा था, क्योंकि ये खुद ही संरक्षण में था। तो इस प्रकार से मोहनचंद वहाँ पर अकेला पड़ गया। फिर भी उसने क्या करा, नागू साधाओं, जो नागा साधुओं की अगर बात करें तो उनका प्रयोग किया, और इसने क्या करा, 1400 नागू साधाओं, जो नागा साधुओं को हर्षदेव जोशी ने क्या करा, कुमाऊं से भगाने में सफलता प्राप्त करी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1400 नागा साधुओं को किसने कुमाऊं से भगाने में सफलता प्राप्त की? वो कौन सा शख्स था? सर ये हर्षदेव और जोशी। किसने कुमाऊं पर 1400 नागाओं के साथ ये युद्ध करा?
मोहनचंद हाँ, ने। तो मोहनचंद ये देख लीजिएगा, ये 1400 साधु याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन बनेगा तो ये इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्योंकि जब मोहनचंद अकेला पड़ा, उसने नागा जो साधु होते हैं उनका प्रयोग किया, और 1400 नागा साधुओं को हर्षदेव जोशी ने क्या करा, जब ये कुमाऊं पर आक्रमण करे तो यहाँ से कुमाऊं से इसको इनको भगाने में इसने सफलता पड़ी। और मोहनचंद्र ने जयकृत शाह को कुमाऊं को गढ़ राज्य के अधीन रखने के लिए मना लिया। अब इसको जो गढ़, जो जयकृत शाह था, जयकृत शाह का जो कुमाऊं में कौन था, उसका रिलेशन में कोई व्यक्ति था, कौन था? सर कहाँ पे, समझ नहीं पाई मेरा मैं। कहने का मतलब है, जयकृत शाह कौन था? ललित शाह का पुत्र। सर जयकृत शाह प्रद्युम्न शाह का सौतेला हाँ, तो भाई था। बेसिकली हम अभी वो बात करें कि प्रद्युम्न ललित शाह का क्या था, पुत्र था। तो जी सर, जी सर। बड़ा बड़ा पुत्र को यहाँ का गद्दी सौंपाई और छोटा बेटे को कुमाऊं को दे दिया। अब देखिए, जो मोहन सिंह ने जयकृत शाह के कान भरे, ये ऐसा ऐसा है, तुम तो पूरे पूरा तुम्हें कुमाऊं का क्या पूरा गढ़ राज्य, पूरा एक छत्र राज होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसके युद्ध के लिए इसने उसको प्रेरित करा। तो गढ़ राज्य के अधीन रखने के लिए कुमाऊं को क्या होना चाहिए, तुम जो कुमाऊं को भी अपने अधीन कर लीजिए। और किसने भड़काया? मोहनचंद ने भड़काया। तो अधीन रखने के लिए मना लिया। और हर्षदेव जोशी को मोहनचंद के षड्यंत्र की जानकारी हो गई थी। तो इसीलिए वह स्वयं वार्तालाप के लिए श्रीनगर की ओर बढ़ता ही चला गया था, और उसको मार्ग पर जयकृत शाह से युद्ध करना पड़ा। अब देखिए, जब हर्षदेव जोशी भी थोड़ा कम थोड़ा है, वो भी तो बहुत ज़्यादा चतुर व्यक्ति है। तो जिस प्रकार से ये लगा कि यार, क्योंकि अगर जो कौन था वहाँ, प्रद्युमन चंद्र को अगर गद्दी से उतार दिया जाता तो कहीं ना कहीं हर्षदेव जोशी की शक्तियों में भी कहीं ना कहीं कमी होती। जी सर। जी सर। आती ना? जी सर, जी सर। चलिए, तो आज के लिए मैं यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। थोड़ा सा मैं, मेरा बेटा कुछ कह रहा है, थोड़ा सा आजकल बच्चे मेरे पास आ के थोड़ा कुछ कह रहा है, तो उसको देखता हूँ, ठीक है? जी चलिए, सर। कल हमारा जो रहेगा करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा, हम कल करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे।